Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. My name is Sama Javed and my SAP ID is 25360. Today I am here on behalf of my group G to present our semester project, and let's start. हमारा जो टूल है वो इजी प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट टूल है, जिसको हमने अपने सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के कंटेंट्स के साथ और टर्मिनोलॉजीज़ के साथ कंपेयर करना है। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक फील्ड है और इसके लिए सॉलिड फाउंडेशंस चाहिए होती हैं, और इसके की कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमें हेल्प करती हैं सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवरी के लिए। और इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे जो हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पढ़ी हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ और जो कॉन्सेप्ट्स हमने क्लास में पढ़ी हैं और पूरे सेमेस्टर में पढ़ी हैं, वो इस टूल के साथ कैसे कोप कर रहा है और उस टूल में वो सारी चीज़ें कैसे डिलीवर हो रही हैं। जो हमारा टूल है वो इजी प्रोजेक्ट टूल है, और ये एक रोबस्ट और इजी यूज़र फ्रेंडली टूल है, जो मतलब कलर्स और एनिमेशंस और सारों को इंटीग्रेट करके हमारा काम और भी आसान बनाती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इजी प्रोजेक्ट जो है वो पीएमआई और आईपीए में कंप्लायंट है या नहीं। जो हमने कोर्स पढ़ा था वो पीएमआई और आईपीए में कंप्लायंट था, तो इजी प्रोजेक्ट भी वैसे ही कंप्लायंस करती है उनके साथ। और जो इनमें कोई टर्मिनोलॉजीज, जो कॉन्सेप्ट जैसे वर्क बैकग्राउंड स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें उसी के हिसाब से बनी हुई हैं। इसमें फ़ीचर्स का बताया गया है कि इजी प्रोजेक्ट में कौन कौन से फ़ीचर्स हैं। इसमें वर्क मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं कि टास्क ट्रैकिंग है, वर्क फ्लोज आप देख सकते हैं, चेकलिस्ट हैं, कैलेंडर्स हैं, इंटीग्रेशंस हैं, एक्टिविटी फीड्स हैं, ऑनलाइन ऑडियो वीडियो मीटिंग हो सकती हैं इसमें, और टीम चैट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इसमें बना सकते हो, बिजनेस डैशबोर्ड्स और प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स में प्रोडक्शन, स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, एचआर प्रोजेक्ट्स और बैक ऑफिस प्रोजेक्ट्स। हर प्रोजेक्ट के अपने अपने ओवरव्यूज़ हैं और अपने अपने उस हिसाब से डैशबोर्ड्स हैं। जो प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपका व्यू आएगा और उस हिसाब से आपके टूल्स आएंगे। इसमें टाइम ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग भी होता है, टाइम शीट, स्टॉप वॉच, सारा कुछ होता है। फाइनेंस में सीबीएस, कॉस्ट ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट बजट्स आप देख सकते हो, कैश फ्लोज आप देख सकते हो कि कैश किधर जा रहा है, हमारे प्रोजेक्ट में कितना था और किस तरफ ज़्यादा जा रहा है, किस तरफ कम जा रहा है। पेरोल एंड इनवॉइसिंग भी आप देख सकते हो, और प्रोजेक्ट प्राइस कैलकुलेटर एंड कोड, फाइनेंस मैनेजर डैशबोर्ड। और रिस्क मैनेजमेंट में आपने रिस्क लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट इन ग्लोबल रिस्क और रिस्क एनालिसिस और रिस्क मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें हैं और ये सारे फीचर्स हमारा इजी प्रोजेक्ट डिलीवर करता है हमें। इसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है WBS, वो इजी प्रोजेक्ट में कैसे बनता है और वो कैसे शो होता है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करता है, और इसमें हमारा जो काम होता है प्रोजेक्ट का पूरा वर्क, उसका ब्रेक डाउन करके हम दिखाते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, कहाँ पर अलॉट होगी, किस चीज़ के लिए क्या चाहिए होगा, वो सारा कुछ हम करते हैं। तो इसी प्रोजेक्ट क्या करता है, इसी प्रोजेक्ट ने ये सारे टास्क विजुअलाइज कर दिए हैं। मतलब आपको वहाँ पर कलर्स में, एनिमेशंस में और बॉक्सेस में सारा कुछ वहाँ पर दिया गया होगा, हर चीज़ का अपना कलर होगा, तो उस हिसाब से वो अंडरस्टैंडिंग भी उसकी ठीक हो जाएगी, जो वो यूज़ कर रहे हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कलरिंग ऑप्शन यहाँ पर बताया गया है कि प्रायोरिटी और डन, टास्क टाइप, स्टेटस, असाइनी और माइलस्टोन, इसके अपने अपने कलर इधर चूज़ किए हुए हैं, वो कलर्स आप चेंज भी कर सकते हैं। तो हमारा जो था वो डेमो मोड था, तो हमारा ऑप्शन नहीं था उधर कलर चेंज करने का, लेकिन जो लोग प्रो यूज़ करते हैं उसमें कलर चेंज भी होते हैं और सारा कुछ आपका डैशबोर्ड भी चेंज हो सकता है। इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यूज़र रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो प्रोजेक्ट में टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो जो मेंबर्स हैं, प्रोजेक्ट मेंबर्स, वो इजीली ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि उसका यूआई ऐसा होता है, यूज़र फ्रेंडली होता है कि आसानी से समझ आ जाती है। माइलस्टोन ट्रैकिंग इसमें होता है, सिंपल नेविगेशन के आप नेविगेट कर सकते हो एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ सिंपली, उसमें टाइम भी नहीं लगता और उसमें कोई स्किल भी नहीं चाहिए आपको, वहाँ पर सारा कुछ दिख रहा होता है और इजीली वहाँ पर आप रीड कर सकते हो और उसे एक्सेस कर सकते हो। टास्क प्रॉपर्टीज़ में जो प्रायोरिटी है वो हाईलाइट इसलिए यूज़ होता है कि आप
प्रायोरिटी के साथ हाईलाइट कर सकती हो कि कौन से क्रिटिकल टास्क हैं और किन टास्क पे आपका इमीडिएट अटेंशन चाहिए होता है। और जो डन है उसमें ये होता है कि जो ट्रैक प्रोग्रेस है, जो आपका प्रोग्रेस है उसमें टास्क में या प्रोजेक्ट में, वो ट्रैक कर सकते हैं आप कि कितना हो गया है और कितना रहता है। स्टेटस में आप क्या कर सकते हो कि स्टेटस में आप जो टास्क हैं उनके करंट स्टेटस एक ही क्लिक में आप देख सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि ये बहुत यूज़र फ्रेंडली है और इसमें ऐसे चीज़ें ऑर्गेनाइज की हुई हैं कि यूज़र को आसानी से और बिना कोई एक्स्ट्रा स्टेप किसे गुजरते हुए ये चीज़ हो सकता है वो अचीव कर लेता है, चीज़ें जो उसे चाहिए वो देख लेता है। असाइनी में क्या होता है कि असाइनी में यूज़र क्विकली ये देख सकता है कि वो आपको एक ही पेज पे सारा कुछ दिखा देता है, कलर्स और सारे कुछ उसने नीचे बता दिए होते हैं कि ये कलर इस चीज़ का है, असाइनी का है, ये कलर डन और ये कलर प्रायोरिटी का। तो वो एक ही पेज पे सारा कुछ वो देख सकते हैं। इसके बाद ये हमारा एसपीएम का हमने प्रोजेक्ट बनाया था, एक डमी प्रोजेक्ट। उसका ये हमने ओवरव्यू डाला है कि आप अगर प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें आपको ओवरव्यू के साथ ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर गैंट चार्ट आपको दिख रहा है, स्पेंड टाइम, टास्क, रिसोर्सेज, अर्न वैल्यू और वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, बजट्स, ये सारा कुछ आप इजीली यहीं से एक्सेस कर सकते हो। ये आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है जिसमें जो ब्लू कलर का है वो आपका मेन प्रोजेक्ट है और उससे जो ऑरेंज कलर के हैं वो आपके टास्क हैं। लाइट जो पेल ऑरेंज है वो आपके इश्यूज़ हैं, जो इश्यूज़ आएंगे वो यहाँ पर इस कलर में शो होंगी। और जो पिंक कलर है वो आपके डिलीवरेबल्स हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो कि यूज़र इजीली ये देख के समझ जाएगा कि कौन सी चीज़ प्रोजेक्ट है, कौन से मसले आ रहे हैं या डिलीवरेबल्स में क्या चाहिए, तो वो नेविगेट कर सकता है इजीली। उसके बाद आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन इजी प्रोजेक्ट, कि हम रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो वो इजी प्रोजेक्ट में हम कैसे अचीव कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स जो है उसमें हम क्लैरिफाई होता है प्रोजेक्ट मेंबर को कि उसे कौन से रोल्स दिए गए हैं और कौन से टास्क दिए गए हैं और कौन से सब टास्क हैं उसके। और इसी प्रोजेक्ट में ये और भी आसान है। हम आगे जाके आपको दिखाएंगे जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स में उधर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन होती हैं वो इतने इजी तरीके से होती हैं कि हर जो प्रोजेक्ट में मेंबर है वो आसानी से देख सकता है कि उसे क्या रोल और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ये आपके रोल्स यहाँ पर डिफाइंड हैं कि जैसे सी लेवल रोल है कि इसमें डिस्क्रिप्शन है रोल का, और इसमें जो कॉपी और डिलीट, जो आप रोल कॉपी करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से आप इजीली डिलीट और कॉपी कर सकते हैं। नीचे इसने डिफरेंट रोल्स दिए गए हैं कि एक्सटर्नल रोल, टीम मेंबर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल और नॉन मेंबर। ये सारों के रोल्स हैं, उसके डिस्क्रिप्शन हैं। इसके बाद है मैनेज टीम रिसोर्सेज विद इजी प्रोजेक्ट। रिसोर्स डैशबोर्ड में ये होता है कि रिसोर्सेज आपको रिसोर्स एलोकेशन, यूटिलाइजेशन और ट्रैकिंग के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर जो चैलेंजेस हैं, जो टास्क के चैलेंजेस हैं वो उसके कॉम्पिटेंसीज और डिपार्टमेंट के मुताबिक ये डिवाइड करता है। और रिसोर्स मैनेजमेंट है वो जो जैसे हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको देखना पड़ता है कि हमारे बजट जो हमने अलॉट किया था वो उस बजट और उस टाइम के अगेंस्ट सही से जा रहा है या उसमें कोई मसले आ रहे हैं। तो इजी प्रोजेक्ट में ये कैसे होता है। इजी प्रोजेक्ट में हमें व्यूज़ असाइन किए होते हैं डेली, वीकली और मंथली, जिसमें हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं कि हमें डेली व्यू में देखना है अपने रिसोर्सेज या वीकली व्यू में या मंथली व्यू में। और जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें एक और डेडिकेटेड व्यू है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स वो दिखाता है कि आपके सॉफ्ट प्रोजेक्ट में कौन से इश्यूज़ आ रहे हैं और कौन से इश्यूज़ प्रायोरिटाइज हैं और कौन से इश्यूज़ लेस प्रायोरिटाइज हैं। इसमें कैश फ्लो भी दिया गया है जो रियल टाइम कैश फ्लो आपको दिखाता है, और जो प्रोजेक्ट माइलस्टोन है वो ट्रैक करने में आपको आसानी देता है इजी प्रोजेक्ट। इसमें हम जैसे देख सकते हैं कि ये रिसोर्सेज एलोकेट किए हुए हैं। इसने यहाँ पर कलर्स का बताया हुआ है कि ब्लू कलर जो है वो क्रिश्चियन आईटी एक्सपर्ट, और जो पिंक है वो डैनी डेवलपर का है। और उस हिसाब से उसने यहाँ पर बताया हुआ है कि इसको दिसंबर 2023 के बाद इसमें कितने एलोकेशंस हुई हैं, इसको हर एक
प्रोजेक्ट मेंबर के हिसाब से इधर एलोकेशन बता रहा है कि कितना एलोकेट हुआ है इन्हें। और उसके बाद जो आप एक स्पेसिफिक वर्कर या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मेंबर को सेलेक्ट करोगे तो उसी का आपको डैशबोर्ड दिखाएंगे, या राइट साइड पे जो है क्या उसने कितना उसे रिसोर्सेज एलोकेट हुई हैं और किस टाइम हुई हैं, और जो स्पेंड टाइम है, लोकेशन है या फ्री कैपेसिटी है वो कितनी है। तो इसका यूज़र इंटरफेस बहुत फ्रेंडली है और इसमें बहुत आसानी से नेविगेट कर सकते हैं हम जो हमें चाहिए उस हिसाब से। और ये एक और डैशबोर्ड है एलोकेशंस का। तो ये मंथली एलोकेशन है कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक कितने एलोकेशंस हुई हैं। तो ये जो लेफ़्ट साइड पे हैं वो प्रोजेक्ट टीम मेंबर के नाम है, और उसके बाद कैपेसिटी, एलोकेशंस, फ्री कैपेसिटी, ऑल स्पेंड टाइम और एलोकेशन परसेंटेज, ये सारा कुछ यहाँ पर खुद कैलकुलेट होकर आपको दिखा देता है। और आप इधर ऐड भी कर सकते हो, कोई नया आपको एलोकेट करना है तो उस हिसाब से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नुमान है और मेरी SAP ID है 27708। और मेरा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट एस्टिमेशन इन इजी प्रोजेक्ट टूल। कि जो हमारे पास प्रोजेक्ट एस्टिमेशन है वो हमारे इजी प्रोजेक्ट टूल में किस तरह होती है। सबसे पहले हमारे पास आता है रिसोर्स कास्ट एस्टिमेशन। रिसोर्स कास्ट एस्टिमेशन में हमारे पास जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिसोर्सेज होती हैं जो हमारे प्रोजेक्ट से लिंक होती हैं, उनकी कास्ट रिसोर्स कास्ट एस्टिमेशन में काउंट होती है। उसके बाद हमारे पास आता है लेबर की जो कास्ट, जो हम उनको वीकली बेसिस या पर आवर्स के बेस पे उनको पे करते हैं, वो भी रिसोर्स कास्ट एस्टिमेशन में आता है। सेकेंडली हमारे पास आता है मटेरियल एंड इक्विपमेंट कास्ट, कि जितने भी क्वांटिटी मटेरियल की या उसकी कास्ट हमारे प्रोडक्ट से लिंक होती है, प्रोडक्ट से जो उसके डेवलपमेंट में यूज़ हो सकती है, वो मटेरियल एंड इक्विपमेंट कास्ट में यूज़ होती है। सेकंड हमारे पास आता है कंसिडर कास्ट एसोसिएटेड विद रेंटल और परचेजिंग इक्विपमेंट, मतलब जितने भी इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में या कोई चीज़ रेंट करते हैं, वो सारे उसकी भी जो कास्ट है वो मटेरियल एंड इक्विपमेंट कास्ट में काउंट होती है। उससे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है कि ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे प्रोजेक्ट से डायरेक्ट लिंक नहीं होते, लेकिन वो है जो हमारी टॉप मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं, जस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव या यूटिलिटीज एक्सेट्रा। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है कंटीजेंसी अलाउंस। कंटीजेंसी अलाउंस वो होता है हमारे पास कि जो हमारे प्रोजेक्ट का कंप्लीट ओवरऑल कॉस्ट एस्टिमेशन होता है उसका 10% जो अलाउंस बैकअप के तौर पर रखा जाता है। अगर ऊपर वाली किसी भी कॉस्ट एस्टिमेशन को कोई भी वो अपनी बजट की लिमिट क्रॉस कर जाए तो ये जो 10% बैकअप रखा होता है हम इससे उसको बैलेंस कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने टूल का स्क्रीनशॉट लगाया, इसमें हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसमें उसमें हमें टोटल टाइम स्पेंड करने के लिए 434 आवर्स मिले हैं। उसमें हमारे पास जो बिलिंग टाइम या बिलिंग आवर्स है वो 381 आवर्स है, और उसके जो हमारे पास प्रोजेक्ट अर्निंग या प्रोजेक्ट आउटकम आ रहा है वो 15.22 के आ रहे हैं। और पर एम्प्लॉय या पर पर्सन जो कास्ट हमारे पास आ रही है वो 9 के राउंड अबाउट आ रही है। इसमें अब अगर आप थोड़ा सा नीचे देखें तो डेनी डेवलपर्स जो हैं वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं 46 आवर्स। उनकी जो कास्ट आ रही है पर पर्सन वो 750 पर आवर आ रही है, और उनका जो आउटकम या उनका प्रॉफिट जो आ रहा है 1500 आ रहा है। सेम इसी तरह अगर नीचे देखो तो लैंड IT एक्सपर्ट्स हैं। तो इस तरह मतलब जो टीम वाइज हमने कैटेगराइज किया होता है इनको कि ये टीम को इतना टाइम स्पेंड करेगी और इनका इतना बजट है पर पर्सन पे, और इनकी इतनी आउटपुट आ रही है, इतनी इनकम मतलब वो जनरेट करके देंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है सॉफ्टवेयर एंड टूल्स। सॉफ्टवेयर एंड टूल्स में हमारे पास जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि कोई पेड सॉफ्टवेयर है या कोई इस तरह के जो टूल्स हैं जो हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ होने हैं लेकिन वो पेड हैं, उनकी जो कास्ट होगी वो सॉफ्टवेयर एंड कास्ट टूल एस्टिमेशन में काउंट होगी। उसके बाद जो टोटल कास्ट कैलकुलेशन होती है वो सम ऑफ ऑल एस्टिमेशन। इससे पहले हमने जितने भी एस्टिमेशन के प्रोसेस किए थे उन सब की कास्ट को कैलकुलेट करके हम टोटल कास्ट एस्टिमेशन काउंट करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रिव्यू एंड एडजस्टमेंट। रिव्यू एंड एडजस्टमेंट में हम जैसे ही कोई एक प्रोसेस कंप्लीट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट पे मूव नहीं कर जाते, पहले रिव्यू करते हैं कि जो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है उस पर कास्ट कितनी आई है, हमारी एस्टिमेटेड कास्ट कितनी है, और हमारे पास पेंडिंग कास्ट कितनी है। ये चीज़ें चेक एंड बैलेंस टाइम टू टाइम होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एग्जाम्पशन, कि हम जो एग्जाम्पशन कर रहे हैं, जो एस्टिमेशन कर रहे हैं, वो सिर्फ मुंह से या ज़ुबानी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक फ्रंट एंड डेवलपर को अगर आप बता रहे हैं वो कि इतनी कास्ट इतने टाइम में वो ये चीज़ आपको प्रोवाइड करेगा, वही आपके पास डॉक्यूमेंट फॉर्म में होनी चाहिए कल को, ताकि मिस मैनेजमेंट ना हो आपसे। और इसके बाद हमारे पास आता है रिटेटिव अप्रोच, जो आपके पास आ जाता है कि इसमें यह है कि बजटिंग और कॉस्ट इफेक्टिव जो होता है उसको आप टाइम टू टाइम हर एक रिटेशन के बाद, मतलब हर एक पीसेस के बाद, एक चंक्स होता है जो प्रोजेक्ट का, हर एक चंक्स के बाद आप अपनी कास्ट को, अपने बजट को और अपने जो प्रोग्रेस होती है उन तीनों को मैच करके आगे नेक्स्ट डिसाइड करते हैं कि इतनी कास्ट में हमने ये काम कर लिया है, नेक्स्ट पेंडिंग कास्ट कितनी है और स्टेप्स कितने बाकी रहते हैं।
नेक्स्ट जो हमारे टूल का एक और मेन फीचर आ जाता है बजट स्टेटमेंट डैशबोर्ड। बजट स्टेटमेंट डैशबोर्ड किस तरह वर्क करता है हमारे इजी प्रोजेक्ट टूल में, तो हमारे बता रहे दिस अलाउस यू टू सेट बजट फॉर ईच प्रोजेक्ट एंड ट्रैक योर एक्सपेंसेस। जो बजटिंग जो फीचर्स है हमारे टूल में वो हमें अलाउ करता है कि अपना कोई भी जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके लिए हम अपना बजट सेट करें और उसके एक्सपेंस को साथ साथ ट्रैक करते रहें। जो बजटिंग का फीचर है वो किसी भी प्रोजेक्ट को उसकी बजटिंग करता है, उसकी कास्ट की एस्टिमेशन करता है और उसके टाइम टू टाइम हमें उसका ट्रैक प्रोवाइड करता है कि जो उसकी प्रोग्रेस है वो कास्ट वाइज किस तरह जा रही है और पेंडिंग कास्ट कितनी है, और ये चीज़ें मेक श्योर करता है कि जो हमारी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है उसमें वो चीज़ कवर हो रही है कि नहीं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इससे आगे, नेक्स्ट इससे हमारे पास आपको जो बजट का डिफ़ॉल्ट जो फंक्शन है हमारे प्रोजेक्ट में, इसमें एक वो फार्मूले के अकॉर्डिंग जैसे हम पर पर्सन का अगर एस्टिमेशन लगाएं तो पर पर्सन जो टाइम स्पेंड करता है किसी भी प्रोजेक्ट पे और उसकी जो पर आवर जो सैलरी वो ले रहा है उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके पर पर्सन की कास्ट जो है ये बजट का ऑप्शन जो है ऑटो टूल में प्रोवाइड करता है हमें हमारे प्रोजेक्ट के लिए। बजट स्टेटमेंट का जो फंक्शन है उसका स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, इसमें वो हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हमें बता रहा है कि जो हमारे प्रोजेक्ट में टोटल एक्सपेंस है वो 752.83 के है, लेकिन जो हमारे पास टोटल कास्ट थी और टोटल इनकम थी वो 1.19 मिलियन थी। तो उसका जो हमारे पास एस्टिमेटेड उसने प्रॉफिट बताया है वो 432.17 के उसने हमारे प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड प्रॉफिट बताया है। और उसमें ये थोड़ा सा अगर आप नीचे देखें टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में उसके लास्ट 10 प्रोजेक्ट की हिस्ट्री बता रहा है कि जो इससे पहले आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं उनमें हमारी जो वर्किंग थी कास्ट वाइज हमारे एक्सपेंसेस कितने थे, हमारी इनकम कितनी थी, हमारा प्रॉफिट उसमें कितना था, ये सारी चीज़ें उसने ऑटोमेटिक काउंट करके दी हमें। इससे बाद हमारे पास आ जाता है कास्ट एस्टिमेशन। कास्ट एस्टिमेशन का जो प्रोसेस है इसमें हमारे पास जो प्रोजेक्ट की रिसोर्सेज होती हैं जो हमारे पास आइडेंटिफाई होती है उनकी जो कास्ट होती है उनका वो एस्टिमेट लगाता है कि हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उनमें जो कास्ट स्पेंड हो रही है वो उसकी ओवरऑल एस्टिमेशन करता है कि कितनी परसेंट कास्ट इस पर स्पेंड हो रही है। और नेक्स्ट जो हमारे कास्ट एस्टिमेशन के हमारे इजी प्रोजेक्ट का जो मेन एक एक्स्ट्रा फीचर है वो ये है कि हमारा ये जो वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर का वो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। अगर आप इस पे भी आप ये कास्ट एस्टिमेशन का टूल इम्प्लीमेंट करना चाहें फीचर्स तो ये आपको फेजेस वाइज इम्प्लीमेंट करके बता रहा है कि फेज़ 1 में आपके 74.8 के यूरोज आपके एक्सपेंस आ रहा है। जितने भी ये वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर में हमारे फेजेस आ रहे हैं, जितने भी उसके पार्टीशन आ रही हैं, सबको उसने कैटेगरी वाइज इतने कास्ट इस पे इम्प्लीमेंट हो रही है, इतनी कास्ट इस पे इसने ऑटो डिवाइड करके दे दी है सब पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शेड्यूल मैनेजमेंट इन इजी प्रोजेक्ट। शेड्यूल मैनेजमेंट में जो है हमारे पास इजी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल में किस तरह होती है। प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम इसमें सबसे पहले आता है। प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम एक रोड मैप की तरह होता है। हमारे प्रोजेक्ट का पूरा पूरा एक रोड मैप होता है। जो हमारी एक्टिविटीज़ या जो हमारे ग्रुप्स हैं या टास्क हैं उनका एक रोड मैप होता है, उनका एक स्ट्रक्चर होता है, उनका एक रोड मैप वो इस तरह डिफाइन करता है कि कौन सा काम कौन सी एक्टिविटी किस स्टेप पे किस टाइम पे परफॉर्म करनी चाहिए, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है किसकी कम है। ये का ओवरऑल रोड मैप प्रोजेक्ट नेटवर्क हमें प्रोवाइड करता है। जैसा कि P&D प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम के अंदर मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है। जैसा कि स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट के बाद आप एक्टिविटी 1 अगर परफॉर्म करते हैं उसके बाद आप मूव कर सकते हैं एक्टिविटी 3 पे, और साथ ही एक्टिविटी 1 के साथ आप एक्टिविटी 2 स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये इस चीज़ शो कर रहा है ये डायग्राम में। अगर आप इसको देखें तो अगर आपने एक्टिविटी 3 या एक्टिविटी 4 को स्टार्ट करना है वो डिपेंड कर रही है एक्टिविटी 1 के कम्प्लीशन पे। वो जैसा कि आपने 2 रूल्स पढ़े होंगे कि फर्स्ट स्टार्ट टू स्टार्ट और एंड टू स्टार्ट। मतलब पहले किसी एक एक्टिविटी स्टार्ट होने के लिए दूसरी का स्टार्ट होना मस्ट है, या किसी नेक्स्ट वाली का स्टार्ट होने के लिए लास्ट वाली का एंड होना मस्ट है। जैसा कि इस पिक्चर में अभी एक्टिविटी 1 जो है वो अपना बेसिक फ्लो पे फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट होगी, लेकिन अगर एक्टिविटी 3 को स्टार्ट करना है तो पहले एक्टिविटी 1 का एंड होना मस्ट है। सेम इस तरह अगर दूसरी एग्जांपल देखी जाए एक्टिविटी 1 और 2 की, अगर एक्टिविटी 1 या 2 को स्टार्ट करना है तो उसके साथ दूसरी का भी स्टार्ट होना मस्ट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। और ये इस तरह हमारे प्रोजेक्ट की जो वर्किंग सिनेरियो है, जो एक्टिविटी का फ्लो है वो एक्सप्लेन कर रहा है हमारे पास प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम। नेक्स्ट इसके पास हमारे पास आ जाता है प्रोजेक्ट रिसोर्स कैलेंडर। प्रोजेक्ट रिसोर्स कैलेंडर में हम ये चीज़ चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके जो रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डेवलपर्स हैं, जो डिज़ाइनर हैं, इस प्रोजेक्ट के किस फेजेस के लिए वो कब अवेलेबल हैं। और जैसे हमारे पास आ जाती है वेकेशंस वगैरह या सिक लीव आ जाती है, कोई इवेंट्स वगैरह आ जाते हैं, वो चीज़ें हमें उस चीज़ लिहाज से मैनेज करनी पड़ती हैं। जैसे कि
लास्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि प्रायोरिटी बेस्ड एक्टिविटी फ्लो रोड मैप के अकॉर्डिंग हमें डेवलपमेंट करनी पड़ती है अपनी। तो रोड मैप में अगर एक्टिविटी 1 में हमें फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए तो उसकी वेकेशन फिर उस अकॉर्डिंग होगी कि अगर अगर उस वीक में हमें वो डेवलपर चाहिए होगा तो उसकी वेकेशन उस वीक में अलॉट नहीं हो सकती। सेम इसी तरह जो रिसोर्स कैलेंडर होता है हमें वो पूरा सीक्वेंस बना के देता है कि कौन सा डेवलपर या कौन सी टीम या कौन सी रिसोर्स किस वक्त हमें चाहिए और किस वक्त उसको वेकेशन अलॉट हो सके। जैसे मैंने डाटा प्रोवाइड किया अपने टूल को, इस टूल ने जनरेट करके दिया कि हमारे पास 96 आवर्स जो है 6 लीव्स के बनते हैं। लेकिन ये 96 आवर्स किस टीम को किस रिसोर्स को किस वक्त अलॉट हो गए वो ये हमारा रिसोर्स कैलेंडर डिसाइड करता है। वेकेशंस जो है कोई भी इवेंट्स आते हैं वो 56 आवर्स उनके बन रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग वो सारी मैनेजमेंट होगी कि कौन सा इवेंट किस वक्त वेकेशंस पे जा सकता है, कौन सी रिसोर्स किस वक्त अवेलेबल हो सकती है किस वक्त नहीं अवेलेबल हो सकती। ये सारी मैनेजमेंट इसी टूल के अंदर होगी। ये लास्ट जो हमारे पास स्क्रीनशॉट है रिसोर्स कैलेंडर का, इसमें हमारे पास जो लिस्ट ऑफ जो क्लाइंट्स है, लिस्ट ऑफ जो रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज का पर मंथ था हमारे पास आगे ग्राफ बना हुआ है कि कौन सी रिसोर्स किस मंथ में हमें अवेलेबल होगी और किस टाइम पे अवेलेबल होगी। यह सारा जो रिसोर्स कैलेंडर है ये हम अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग सारा डिज़ाइन करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को देख कर। तो मेरा टॉपिक यहाँ तक ही था, इससे आगे सुबह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सुबहान है और मैं अपनी प्रेजेंटेशन गैंट चार्ट से स्टार्ट करता हूँ। गैंट चार्ट जो है वो वाटरफॉल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर है। इसमें डिफरेंट विजुअलाइजेज हैं लाइक टास्क, सब टास्क, माइलस्टोन्स, रिलेशंस एंड डिले ऑन रिलेशन, क्रिटिकल पाथ, baselines and assigned resources and assigned finances। उसके बाद इसके कुछ की फीचर्स आते हैं जिसमें जो इजी प्रोजेक्ट के गैंट चार्ट के की फीचर्स हैं वो इंटरएक्टिव इंटरफेस है। जो यूज़र है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता है टास्क को टू एडजस्ट टाइमलाइंस, डिपेंडेंसी, रिसोर्सेज, असाइनमेंट्स डायरेक्टली विद इन द चार्ट। और इसके बाद इसमें एक और भी हमें ये की फीचर मिलता है जिसमें रियल टाइम अपडेट्स होती हैं। लाइक गैंट चार्ट में रियल टाइम अपडेट होती हैं और हर मेंबर जो टीम मेंबर है उसको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद इसमें आता है रिसोर्स मैनेजमेंट इंटीग्रेशन। जो हमारा गैंट चार्ट है वो इंटीग्रेटेड है विद रिसोर्स मैनेजमेंट टूल्स, जो यूज़र्स को ये दिखाता है कि अगर हम चेंजेस करेंगे तो हमारे रिसोर्स एलोकेशन पे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। इसमें हमारा एक और की फीचर है जो बेसलाइन कंपैरिजन है। यूज़र कैन सेट प्रोजेक्ट बेसलाइन एंड कंपेयर करंट प्रोग्रेस अगेंस्ट द ओरिजिनल प्लान। उसके बाद टास्क डिपेंडेंसी आ जाती है। इसमें यूज़र को इजी प्रोजेक्ट अलाउ करता है कि वो क्रिएट और मैनेज टास्क कर सके। डिपेंडेंसी इंश्योर द टास्क आर कंप्लीटेड इन करेक्ट ऑर्डर। उसके बाद जो माइलस्टोन एंड क्रिटिकल पाथ आता है तो यूज़र को इजी प्रोजेक्ट ये भी अलाउ करता है कि वो माइलस्टोन आइडेंटिफाई कर सके और क्रिटिकल पार्ट को इंश्योर करके कर सके ताकि हमें जो हमारे प्रोजेक्ट की डेडलाइंस हैं वो उससे मीट कर सकें। और उसके बाद आता है कस्टम व्यू एंड फिल्टर्स। द गैंट चार्ट कैन बी कस्टमाइज्ड टू डिस्प्ले स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। ये हमें एक फ़िल्टर भी देता है जिसकी वजह से हम अगर हमने कुछ स्पेसिफिक चीज़ सर्च करनी है तो वो भी हमें ये अलाउ करता है। उसके बाद इधर गैंट चार्ट का थोड़ा सा डिफ़ाइन किया गया है। स्नैपशॉट में देख सकते हैं कि इसमें डिफ़ाइन किया गया है कि हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई है, हमारा जो बजट है वो भी डिफ़ाइन किया गया है और हमारी जो प्रोग्रेस हुई है वो कितनी हुई है। और इसमें एक्टिव प्रोजेक्ट्स, माई प्रोजेक्ट्स और प्लान प्रोजेक्ट्स भी ऊपर डिफ़ाइन किए गए हैं। आपको डिफरेंट कैटेगरीज बताई जाती हैं कि माई प्रोजेक्ट्स में जैसे अभी मेरा जो है माई प्रोजेक्ट्स ओपन है, इसमें 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और इनकी डेडलाइन और ये सारा कुछ भी और प्रोग्रेस भी हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद आता है वैल्यू एनालिसिस। इसमें जो EVA प्रोग्रेस बाय कंपेयरिंग द बजट कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म अगेंस्ट द एक्चुअल वैल्यू डिलीवर्ड। इसमें ये चीज़ हमारे प्रोजेक्ट की जो एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल अमाउंट है, वैल्यू है, उसको कंपेयर करती है कि हमने कितना वर्क डन हुआ है इसकी वैल्यू के अगेंस्ट।
और उसके बाद वैल्यू ऑफ वर्क इज इक्वल टू बजट फंड्स फॉर completions और इस्टेब्लिश अ डायरेक्ट को रिलेशन बिटवीन वर्क वैल्यू एंड एलोकेटेड बजट। ये डायरेक्ट रिलेशन बनाता है जो वर्क वैल्यू है और एलोकेटेड बजट है। उसके बाद ये इसमें थोड़ा सा डिफ़ाइन किया गया है कि ये कैसे करता है। आप देख सकते हैं कि ये जो इसमें ब्लू लाइन है ये जो एक्चुअल कॉस्ट है और जो ग्रीन लाइन है ये डिफ़ाइन करिए कि ये अर्न वैल्यू है और जो सी लाइन है ये प्लान वैल्यू है। ये ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, मतलब टाइम के साथ साथ ये ऊपर नीचे भी जा सकती हैं। उसके बाद आता है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट की रिस्क मैनेजमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव आउटकम के साथ भी आ सकता है। और इसकी दो टाइप्स हैं, एक प्योर रिस्क और बिजनेस रिस्क। जो रिस्क मैनेजमेंट है ये इजी प्रोजेक्ट में ये एक हमें एक इजी प्रोजेक्ट हमें एक स्पेशल मॉड्यूल देता है रिस्क मैनेजमेंट का, जिसमें हम जो मैनेजर्स होते हैं उनको अलाउ किया जाता है कि वो आइडेंटिफाई कर सकें रिस्क, उसके बाद उनको मिटिगेट रिस्क, उसके बाद थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। और इसके कुछ मेन फीचर्स जो हैं, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, यूज़र कैन लॉग potential risk, categorize them and assign them to specific project or task। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं वो कैटेगराइज कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं इनको प्रोजेक्ट और टास्क में। उसके बाद रिस्क असेसमेंट आती है। ईच रिस्क कैन बी एवेलेटेड बेस्ड ऑन इट्स प्योरिटी एंड इम्पैक्ट। ये जो इसका फीचर है ये हमें ये बताता है कि ये हमें हमारी इस तरह हेल्प करता है कि हमें प्रायोरिटाइज करने में इजी होता है कि इस रिस्क की क्या प्रोबेबिलिटी और क्या इम्पैक्ट होगा हमारे प्रोजेक्ट पे। उसके बाद रिस्क मिटिगेशन इसी प्रोजेक्ट उसके बाद हमें ये सपोर्ट करता है इसमें कि हम मिटिगेशन के जो प्लान है उनको आइडेंटिफाई करें रिस्क को और उनको डिफरेंट टीम्स और टीम मेंबर्स को असाइन कर सकें। उसके बाद ये हमें ये भी एक फ़ीचर देता है रिस्क मॉनिटरिंग। ये हमें ये भी ऑफ़र करता है कि मतलब मॉनिटर कर सकें हम जो रिस्क हमने मिटिगेट मतलब किसी और पर्सन को दिया है, तो ये उसको भी देखें कि उसके बाद कितना इफ़ेक्ट आया है प्रोजेक्ट पे। उसके बाद ये रिपोर्टिंग भी करता है। इसमें ये हम जो स्टेक होल्डर्स या जो एचआर होते हैं उनको भी बता रहा होता है, इन्फॉर्म कर रहा होता है कि जो रिस्क स्टेटस अभी चल रहा है वो पहले से कितना कम है। उसके बाद आता है इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस, रिस्क रिपोर्ट एंड ओवरव्यू फॉर मैनेजमेंट, ग्लोबल एंड प्रोजेक्ट लेवल्स टेम्पलेट, परमिशन फॉर रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद कस्टमाइज रिस्क एट्रीब्यूट्स जिसमें हम कैटेगरीज, स्टेटस, प्रोबेबिलिटी, इम्पैक्ट और रिस्पॉन्स कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद इसमें दो टाइप्स के मॉड्यूल दिए गए हैं, रिस्क फ्रॉम फिल्टर एंड रिस्क मैट्रिक्स। उसके बाद प्रोजेक्ट एंड ग्लोबल रिस्क रजिस्टर दिए गए हैं और डिफरेंट टाइप्स की और मॉड्यूल्स दिए गए हैं। इजी प्रोजेक्ट अलाउ करता है मैनेजर को कि वो आइडेंटिफाई कर सके रिस्क को और कंट्रोल कर सके। सो वी कैन क्रिएट रिस्क रजिस्टर एंड कैप्चर डिटेल्स सच एज रिस्क डिस्क्रिप्शंस, कैटेगरीज। अब इसमें इसने डिफरेंट टाइप्स के रिस्क बताए हैं, हाई, लो और मीडियम। तीन टाइप्स के रिस्क बताए हैं। जो हाई है वो ज़्यादा प्योरिटी रखता है बनिस्बत लो के। उसके बाद इसने हमें ये बताया कि हाई रिस्क सिक्योरिटी रिस्क और इंटरमीडिएट सेवेरिटी रिस्क और लो सेवेरिटी रिस्क भी इसने बताए हैं। जैसे कि हमने अपनी प्रेजेंटेशन में सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन, P&D एंड रिसोर्स कैलेंडर, रिस्क मैनेजमेंट को इजी प्रोजेक्ट से कंपेयर किया है और दिखाया है कि ये सारी चीज़ें इजी प्रोजेक्ट में कैसे डिलीवर होती हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम ग्रुप जी। थैंक यू।